तवाइफ एक ऐसा शब्द जो सुन के हमारे मन में एक ही तस्वीर आती है, कोठे में रहने वाली औरत जो नाचती है और अपना शरीर बेचती है। पर क्या आपको पता है कि एक जमाना और भी था जब तवाइफों को हमारे देश में बहुत इज्जत मिलता था। जी हाँ, वो पढ़ी लिखी भी होती थी। इस वीडियो में हम इसके बारे में आपको बताएंगे। अर्ली बुद्धिस्ट लिटरेचर में रेफरेंसेस है कि गणिकाई या कोटेशंस बहुत इन्फ्लुएंशियल होती थी। इनमें से कुछ इतने भी धनी थी जिन्होंने ना कि बुद्धिस्ट भिक्षुओं को दान दिया, इवन गौतम बुद्धा को भी दान दिया। कैन यू इमेजिन? क्या थी इनकी धनी होने की वजह? गणिकाओं को स्टेट कंट्रोल करता था। इनका एक सुपरिटेंडेंट होता था जो इन्हें सुपरवाइज करता था। और ये बात सुन के आपको हैरानी भी होगी, ये पढ़ी लिखी भी होती थी और इनको सॉन्ग एंड डांस सीखने के लिए स्टेट पैसे खर्च भी करता था। अकॉर्डिंग टू अर्थशास्त्र, ये रिच क्लाइंट से इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करने के लिए अपनी स्किल्स यूज करती थी। इन पे पतिव्रता धर्म जैसा कोई सेक्सुअल रेस्ट्रिक्शंस नहीं था। ये पूरी तरीके से आज़ाद थी। और आपको सुन के हैरानी होगी कि इनमें से कुछ तो इतनी पढ़ी लिखी थी कि शायरी भी करती थी। कई तवाइफों ने भारत की आज़ादी में एक अहम भूमिका निभाई। उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ जासूसी भी की। पर क्या आपको पता है कि इंडिया में प्रोस्टिट्यूशन लीगल है? जी हाँ, भारत उन चुनिंदा देशों में से है जहां प्रोस्टिट्यूशन को इलीगल माना नहीं जाता, बट इट इज सब्जेक्ट टू सम रेस्ट्रिक्शंस। इसके बारे में हमारे ज्यादातर देशवासियों को नहीं पता। इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग ब्रोथल्स इलीगल है। किसी को पब्लिक स्पेस में सीड्यूस करना एक क्रिमिनल ऑफेंस माना जाता है। पर ये लॉज वाकई में बहुत कंफ्यूजिंग है। अगर हम मजबूरी में पेट पालने के लिए कुछ भी कर सकते हैं तो जिस्म की भूख मिटाने के लिए क्यों नहीं? ये है सोनागाछी, एशिया का सबसे बड़ा रेड लाइट एरिया। ये कोलकाता में करीब 150 साल पहले ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने सोल्जर्स के लिए बनाया था। जैसे जैसे कोलकाता एक बड़ा इकोनॉमिक हब बनता गया, यहाँ के लोगों के लाइफस्टाइल में भी चेंज होती गई। ईस्ट इंडिया कंपनी के ज्यादातर सोल्जर्स या तो बैचलर थे और नहीं तो उनकी फैमिलीज इंग्लैंड में थी। उनके और कोलकाता के एलिट सेक्शन के लोगों के लिए धीरे धीरे इधर ब्रोथल्स बनना चालू हुए। बहुत लोगों का मानना है कि अंग्रेज आसपास के गाँव से विधवा और लाचार औरतों को जबरदस्ती सोनागाछी उठा के लेके आते थे। ऐसे ही कलकत्ता में प्रोस्टिट्यूशन चालू हुई। आप सुन के हैरान होंगे कि इधर 16,000 प्रोस्टिट्यूट्स रहते हैं। माँ दुर्गा की बनने वाली मूर्ति की मिट्टी यहीं से उठाई जाती है। ये एक रेयर ओकेशन है जब प्रोस्टिट्यूट्स को सोसाइटी में अपना उचित सम्मान मिलता है। अनलाइक अदर रेड लाइट एरियाज, यहाँ कोई मिडिलमैन का इन्वॉल्वमेंट उतना है नहीं, इसीलिए प्रोस्टिट्यूट्स को अपना हक का पैसा मिलता है। बट द पिक्चर इज फार फ्रॉम रोजी। इधर कई सारे रेप केसेस भी हुए हैं। यहाँ रहने के अपने चैलेंजेस है। 100 स्क्वायर मीटर के अंदर कई लोगों को रहना पड़ता है। एसेंशियल चीजें रखने की भी जगह उतनी होती नहीं। इधर काम करने वाले कई औरतों के लिए घर और कर्मस्थल एक है। यहाँ प्रोस्टिट्यूट्स के अलावा HIV पॉजिटिव और ट्रांसजेंडर लोग भी रहते हैं। इन मोस्ट केसेस प्रोस्टिट्यूट्स इन क्राइम्स के बारे में रिपोर्ट नहीं करते। अकॉर्डिंग टू ह्यूमन राइट्स वॉच, भारत में करीब 1.5 करोड़ प्रोस्टिट्यूट्स हैं। इनमें से कई लो इनकम फैमिली से आती हैं। इस प्रोफेशन में ज्यादातर वही लड़कियां आती हैं जिन्हें यहाँ धोखे या जबरदस्ती से लाया गया हो या उनके पति उन्हें छोड़ के चले गए। इनका एवरेज एज 18 है। पर इसका मतलब ये नहीं कि ब्रोथल ओनर्स ये थ्रेशोल्ड फॉलो करते हो। पैंडेमिक के दौरान जब देश भर में लॉकडाउन हुआ तो कई सारे सेक्स वर्कर्स ने अपना रेंटेड एकोमोडेशन तक खोल लिया। लॉकडाउन के वजह से इन्हें क्लाइंट्स ढूंढने के लिए दूसरे तरीके जैसे कि वीडियो कॉलिंग और डेटिंग एप्स यूज करने पड़े। पर इनके अपने चैलेंजेस थे। कुछ क्लाइंट्स ने इनके फोटोज और वीडियोस लेके इन्हें ब्लैकमेल किया कि या मुझे पैसे दे दो और नहीं तो मेरे साथ सेक्स करो। 2016 में इन सेक्स वर्कर्स को रिहेबिलिटेट करने के लिए पार्लियामेंट में एक बिल भी पेश किया गया। इसका मेन एम यही था कि जो लड़कियां इस दुनिया से बाहर आना चाहती हैं उन्हें एक प्लेटफॉर्म मिले। पर अफसोस ग्राउंड लेवल पे इसका कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं बना, बस एक नेशनल कमीशन फॉर वुमेन बना। 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा कि इस बात पे डिले क्यों? अगर पुलिस किसी रेड लाइट एरिया में रेड करती है तो प्रोस्टिट्यूट्स को अरेस्ट करने की वजह क्या है? आई होप आपको बातें समझ में आ गई होगी। बट व्हाई इज प्रोस्टिट्यूशन स्टिल लुक डाउन अपॉन? बहुत लोग प्रोस्टिट्यूट्स को समाज में फैले सारी बुराइयों का जड़ मानते हैं। उनके लिए प्रोस्टिट्यूट्स मैरिज और फैमिली जैसे इंस्टीट्यूशंस के नाम पे अपमान है। कन्फ्लिक्टिंग लॉस का फायदा उठाकर गुंडे लोकेलिटीज में ताकतवर हो जाते हैं और पुलिस के साथ मिलकर ट्रैफिकिंग रैकेट चलाते हैं। नाबालिग लड़कियों को सबसे हाईएस्ट बिडर के पास बेचा जाता है। दिस इज द सैड रियलिटी ऑफ आवर सोसाइटी। यहाँ लड़कियों की वर्जिनिटी को प्राइम इंपॉर्टेंस दिया जाता है।
पर अफसोस ये स्टैंडर्ड्स लड़कों पे एप्लीकेबल नहीं होता। सोनागाछी में रहने वाले ज्यादातर बच्चे स्कूल अटेंड कर नहीं पाते। बिना पिता के नाम के कोई स्कूल उन्हें एडमिशन नहीं देता। यहाँ रहने वाले सेक्स वर्कर्स के पास आधार कार्ड तक नहीं है, पर हमेशा ऐसा था नहीं। 17वीं सेंचुरी में राज दरबारों में तवाइफें नाचती और गाती थी। ये इंडिपेंडेंट थी और अपने दम पे पैसे कमाती थी। इन पे प्रोस्टिट्यूट होने का कोई कंपल्शन नहीं था। फिर ब्रिटिश आए और इनकी रोजी रोटी छीन ली। 1864 में आया कैंटोनमेंट एक्ट। इस एक्ट के बेसिस पे 12 से 15 तवाइफों को जबरदस्ती एक कैंटोनमेंट के ब्रिटिश सोल्जर्स के साथ सेक्स करना पड़ता था। बहुत सारे तवाइफों को जबरदस्ती प्रोस्टिट्यूट बनाया गया। प्रोस्टिट्यूशन का रैकेट इतना बड़ा हो गया था कि 1 आउट ऑफ 5 ब्रिटिश सोल्जर्स को किसी न किसी तरीके का एसटीडी हो गया। जरा सोचिए, इनके अपने पॉलिसीज में कमियां थी, पर इन्होंने सारा इल्जाम महिलाओं पे डाला। 1868 में आई कॉन्टेजियस डिजीजेज एक्ट। इस एक्ट के तहत तवाइफों को अगर किसी भी बीमारी का कोई भी सिम्टम होता तो उन्हें जबरदस्ती हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता था। जो हॉस्पिटलाइज होने से इनकार करती थी उन्हें जेल में डाला जाता था। मजे की बात यह है कि ये एक्ट मर्दों पे एप्लीकेबल नहीं था। एक मर्द को भी कम्युनिकेबल डिजीज हो सकता है और उसके थ्रू ये एक महिला को भी हो सकता है, पर महिलाओं को कम्युनिकेबल डिजीज होने का अंग्रेजों से क्या ताल्लुक? लेट मी एक्सप्लेन। कुछ तवाइफें होती थी जो प्रोस्टिट्यूट होती थी, पर तवाइफ प्रोस्टिट्यूट ये दोनों एक ही है, ये परसेप्शन अंग्रेजों के वक्त ही बना। आज हमारे सोसाइटी में प्रोस्टिट्यूशन से रिलेटेड जितने भी सोशल प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, ये कॉलोनियल पीरियड की देन है। पर ये सब चीज़ें हमारे स्कूल बुक्स में पढ़ाया नहीं जाता, ताकि हमें ये लगे कि हमारे देश में जो भी अच्छा है वो ब्रिटिश रूल के वजह से ही है। स्ट्रेंज इजंट इट? सोनागाछी में रहने वाले कई लड़कियां जिंदगी में आगे बढ़ना चाहती हैं और धीरे धीरे इस एरिया में बदलाव आ रहे हैं। सोनागाछी प्रोजेक्ट एक सेक्स वर्कर्स का कोऑपरेटिव है जो इस एरिया में ऑपरेट करती है। ये हर तरीके के सेक्स वर्कर्स के अगेंस्ट हुआ क्राइम के खिलाफ अपना आवाज़ उठाती है और उनकी मदद करती है। साउथ कोलकाता हमारी मुस्कान एक एनजीओ है जो 2011 से इस एरिया में ऑपरेट करती है। शुरू में ये बच्चों के साथ ही काम करती थी, पर एक दौर के बाद उन्होंने रियलाइज़ किया कि अगर इस साइकिल को उन्हें ब्रेक करना है तो सेक्स वर्कर्स के साथ उन्हें भी डायरेक्टली काम करना पड़ेगा। बच्चों की डे टाइम एजुकेशन का कोई मतलब नहीं रहेगा अगर उनकी माँ को सपोर्ट ना मिले। सेक्स वर्कर्स के लिए एक ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम भी ज़रूरी था एक बेहतर ज़िंदगी जीने के लिए। इसलिए इस एनजीओ ने अपने एफर्ट्स बढ़ाई और सेक्स वर्कर्स को अलग अलग तरीके के लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज जैसे कि कैंडल और ज्वेलरी मेकिंग और केटरिंग सिखाई। यहाँ जो बच्चे पैदा होते हैं इनके अंदर भी एक क्रेविंग रहता है अपने पिता से एक इमोशनल बॉन्डिंग के लिए और एक ट्रेडिशनल फैमिली स्ट्रक्चर के लिए। 2012 में आर्ट ऑफ लिविंग ने इधर एक एनजीओ के साथ मिलकर मेडिकल कैंप्स चालू किए। ये एनजीओ सेक्स वर्कर्स ही चलाते थे। 2014 तक इधर 24 मेडिकल कैंप लग चुके थे और 2015 में उड़ान नाम का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम चालू हुआ जिसके थ्रू इधर एक स्कूल बना। ये बच्चों को प्राइमरी एजुकेशन के साथ साथ खाना और ट्रेनिंग भी देता है। ओवरसीज वॉलंटियर्स फॉर ए बेटर इंडिया के वॉलंटियर्स दुनिया भर से इस प्रोजेक्ट को सपोर्ट कर रहे हैं। मैं ना प्रोस्टिट्यूशन के साथ हूँ ना इसके खिलाफ हूँ, पर मैं इतना जरूर जानता हूँ कि ये लोग हम जैसे ही नॉर्मल ह्यूमन बींग्स हैं और उन्हें भी अपनी इज्जत मिलनी चाहिए। कई लोगों का मानना है कि प्रोस्टिट्यूट्स अनएथिकल काम करते हैं, इसीलिए उन्हें किसी भी तरीके का ह्यूमन राइट्स मिलना नहीं चाहिए। जरा सोचिए, अगर आपको सैलरी टाइम पे ना मिले तो आप अपने हक के लिए लड़ सकते हो। अगर आपका लैंडलॉर्ड आपको धक्के देके घर से निकाल दे बेवजह तो भी आप अपने लिए खड़े हो सकते हो, पर ये लोग ये सब नहीं कर सकते। इनके लिए कोई लेबर यूनियन नहीं है। सेक्स वर्कर्स को अपने काम से जुड़े स्टिग्मा की वजह से पब्लिक वेलफेयर सिस्टम से अच्छा ट्रीटमेंट तक नहीं मिलता। ऐसा ही एक केस हुआ महाराष्ट्र के सांगली में, जहां हॉस्पिटल फॉर्म में अपने हस्बैंड का नाम ना लिखने के वजह से एक प्रेग्नेंट सेक्स वर्कर को एबॉर्शन पिल्स तक नहीं मिला। उसे अपने एक जान पहचान वाले केमिस्ट से पिल्स लेके अपना एबॉर्शन करवाना पड़ा। पैंडेमिक के दौरान प्रेग्नेंट सेक्स वर्कर्स को मेडिकल चेकअप्स तक मना किया गया। सेक्स वर्कर्स के भी ह्यूमन राइट्स होते हैं, पर अनफॉर्चुनेटली आज भी उन्हें अलग अलग तरीके से डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। हमारा अपना इंडिविजुअल ओपिनियन जो भी हो, सेक्स वर्कर्स को एनस्लेवमेंट से बचाने के लिए ट्रैफिकिंग लॉज ढंग से इम्प्लीमेंट करना बहुत जरूरी है। साथ साथ सरकार को प्रोस्टिट्यूशन से जुड़े रिस्क के बारे में जागरूकता फैलाने का काम भी जारी रखना होगा, तभी इस प्रोफेशन में जुड़े औरतों का शोषण खत्म होगा। मुझे लगता है कि सेक्स वर्कर्स डिजर्व ए बेटर लाइफ जस्ट लाइक अस। सो लेट्स बी द चेंज वी वांट टू सी अराउंड अस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।